हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ एआरओ एवं अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने विषय शुरू किया हुआ है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, उसी के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संसद। आज हम संसद के बारे में बात करेंगे और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट हम इसका बाद में लेके आएंगे। और आज की क्लास है क्लास 14, भारतीय संसद पार्ट 1। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि संसद क्या है और किस तरह से इसमें कैसे इसके फंक्शंस होते हैं, वो एक बार जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायी अंग को संसद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारतीय संघ की सर्वोच्च विधायी अंग को, यानी कि कानूनी अंग को संसद कहा जाता है। भारतीय संविधान हमें एक संसदीय लोकतंत्र प्रदान करता है। भारत की संसद देश के शासन में प्रमुख स्थान रखती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में भारत के संसद की संरचना, शक्तियाँ और प्रक्रियाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसकी संरचना कैसी है, एक बार वो देख लेते हैं। संरचना: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा यानी कि राज्यों के परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा यानी कि लोगों का सदन, हाउस ऑफ द पीपल। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना निर्दिष्ट करता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा पूरा किया जाना है। राज्यों से प्रतिनिधित्व इनका चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों, यानी किसके सदस्यों? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसलिए ऊपर दिए गए तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य के सीटों की संख्या उस राज्य की संख्या के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि अगर किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा सीटें होंगी और किसी में कम है तो वहाँ कम सीटें होंगी, यानी कि जनसंख्या के अनुसार बदलती रहती हैं। इसलिए बड़े राज्यों की सीटों की संख्या छोटे राज्यों की तुलना में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होंगी। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि परंपरा के अनुसार प्रतिनिधियों का चयन परोक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के ही प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी बहुत कम है। मनोनीत सदस्य वे व्यक्ति जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, उन्हें राज्यसभा में बिना निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हुए प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों को किस क्षेत्र से होने चाहिए? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। हाल ही में यह बात सुर्खियों में रही जब सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, क्योंकि इस धारा के अनुसार खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर राज्यसभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया गया था। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है, जिसमें राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में हुए प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित 530 सदस्यों में से अधिक नहीं हो सकते। 20 से अधिक लोग केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन है। राज्यों का प्रतिनिधित्व इनका चुनाव जनता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रयोग कर करती है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की संख्या निर्धारित होती है। सीटों की संख्या का निर्धारण सभी राज्यों के लिए राज्यों की संख्या और वहाँ की जनसंख्या अनुपात के बराबर होती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर सीटों का आकर्षण का भी प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व किस तरह से होता है? संसद द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965 पारित किया गया था और इसलिए वे भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। मनोनीत सदस्य: अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहा है तो राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। संसद की सदस्यता की योग्यता: संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, देख लेते हैं। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद के सदस्यों की योग्यता इस प्रकार है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति सांसद बनने की योग्यता तभी रखता है जब वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो। ठीक है, राज्यसभा के मामले में संसद की उम्र सदस्य की उम्र 30 वर्ष और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ध्यान रखना। समय समय पर संसद द्वारा वर्णित इस प्रकार की अन्य योग्यता रखना। तदनुसार संसद के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त योग्यता इस प्रकार है। क्या है, देख लेते हैं।
एक व्यक्ति जब तक कि भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता न हो तब तक वह लोकसभा में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने के योग्य नहीं है, यानी कि उसे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता होना जरूरी है। एक व्यक्ति लोकसभा के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी भी राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर किसी भी राज्य या उस राज्य के लिए क्रमशः अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो। अगर किसी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उस पर सिर्फ जुर्माना लगाया गया है तो वह व्यक्ति दोषी करार दिए जाने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि तक या सजा दिए जाने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि तक और रिहा किए जाने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि तक वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि व्यक्ति चुनाव खर्च का लेखा जोखा निर्धारित समय और अपेक्षित ढंग से करने में सफल रहा है। भ्रष्टाचार और देशद्रोह के आधार पर अयोग्य, इसको देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण के रूप में घोषित किया गया है। किस किस को किया गया है समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, वंश, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देना या उसके वोट देने से रोकना। धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न नागरिक समूहों के बीच नफरत की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, भ्रष्ट आचरण का वो देख रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के बारे में गलत तथ्य या कथन का प्रकाशन। बूथ पर कब्जा कर लेना तो उनको अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर कोई बूथ पर कब्जा कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी करने वाले किसी भी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना। मतदाताओं को किसी मतदान केंद्र पर मुफ्त में आने जाने के लिए वाहन किराए पर लेना या खरीदना। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या क्या हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकता है अनुच्छेद 249 के तहत। संसद को केंद्र और राज्य दोनों के ही लिए नई अखिल से भारतीय सेवाएं नौकरियां बनाने का अधिकार कर सकता है। यानी कि ये राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हैं। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो राज्यसभा है अखिल भारतीय सेवाएं जो है सृजित कर सकती है नई। स्पीकर और अध्यक्ष के बीच अंतर। स्पीकर सदन लोकसभा का सदस्य होता है लेकिन अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब स्पीकर भी वहां उपस्थित हो सकते हैं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष सिर्फ बोल सकते हैं, मतदान में हिस्सा नहीं लेते। यानी कि जो पीठासीन है वो होगा अधिकारी, जो आपका जो स्पीकर वो होगा वो तो आपका उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। स्पीकर यह फैसला करता है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लेकिन अध्यक्ष के पास ऐसा फैसला करने का कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो जो क्या करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये कौन वो करते हैं, स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जबकि अध्यक्ष नहीं। ठीक, यानी कि स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है जबकि अध्यक्ष नहीं करता। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन और भत्ते इन्हें कानून द्वारा संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा जब तक कि इस बारे में प्रावधान नहीं किया जाए कि इनके वेतन और भत्ते हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन और भत्ते के समान होंगे। संसद की कार्यवाही देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही का मालिक है और अपनी कार्यवाही और कामकाज के संचालन के लिए वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार नियम बना सकता है। संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, यानी कि संसद में जो भी कार्यवाही हो रही है उसमें किसी भी तरह की अनियमितता होती है तो उसमें जो है अदालत में प्रश्न उसके खिलाफ नहीं उठाया जा सकता। संविधान में कार्यवाही और कामकाज के कुछ मूल नियम दिए गए हैं। संसदीय बैठक की शुरुआत का प्रथम घंटा प्रश्नकाल होता है। यानी कि जो संसदीय जब बैठक होती है तो उसका शुरुआत का जो पहला घंटा होता है वो क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। ध्यान रखना क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मंत्री देंगे। तदनुसार प्रश्नों को तारांकित किया जा सकता है। ठीक है, जिसके लिए मंत्री मौखिक जवाब देंगे और अन्य सदस्य मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि जो मंत्री ने जवाब दिए हैं उनके आधार पर पूरक प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। जिन प्रश्नों के जवाब मंत्री आमतौर पर लिखित में देते हैं उन्हें अतारांकित रखा जा सकता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न होता है जिसके लिए प्रश्न पूछने से पहले 10 दिनों तक का नोटिस
दिया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि मंत्री द्वारा ऐसे प्रश्नों का भी जवाब मौखिक होगा। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल के बाद क्या आता है? शून्यकाल, जो दिन के एजेंडे तक चलता रहता है। संसद सदस्य इसका उपयोग बिना किसी पूर्व नोटिस के प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। संविधान में हिंदी और अंग्रेजी को संसद की भाषा घोषित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी को संसद की भाषा घोषित किया गया है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी भी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। यानी कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, वो जो है किसी अन्य भाषा की जो है अनुमति प्रदान कर सकते हैं सदस्यों को। इसके अलावा प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। जो मंत्री, प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है। इन्हें सदन में बोलने का भी अधिकार है, लेकिन इनके पास जिस सदन से संबंधित होते हैं उसके अलावा किसी अन्य सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। यानी कि जिस सदन में से संबंधित होते हैं या इसके अलावा किसी अन्य सदन में ये उसका जो है मतदान नहीं कर सकते किसी अन्य सदन में। जिस सदन में है सिर्फ उसी का कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही समय समय पर राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समन देते हैं। एक सत्र को आयोजित करने का अधिकतम अवधि 6 माह होती है। यानी कि एक सत्र को आयोजित करने की अधिकतम अवधि जो होती है क्या होती है? 6 माह होती है। यानी सदन की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर होनी चाहिए। भाई जब 6 महीने में कम से कम 1 बार होगी तो साल में 2 बार होनी चाहिए। आमतौर पर सत्र को इस प्रकार 3 सत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से सत्र होते हैं? सबसे पहले होता है बजट सत्र। बजट सत्र कब होता है? फरवरी और मार्च में। ठीक है, आपको पता ही है फरवरी में हमारा जो बजट पेश होता है वो भी, उसकी कार्यवाही भी तभी होती है। मानसून सत्र कब होता है? जुलाई से सितंबर तक। शीतकालीन सत्र कब होता है? नवंबर से दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सत्र को जान लिया। बजट सत्र कब तक होता है? फरवरी से मार्च। मानसून सत्र कब होता है? जुलाई से सितंबर। यानी कि जब आप बारिश के उससे लगा सकते हैं, जब मानसून आता है तभी इसको उसी के आधार पर मानसून सत्र कहते हैं। ठीक है, अब बजट जब पेश होता है उसकी चर्चा वर्चा होती हैं तो फरवरी मार्च में होती हैं। शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर दिसंबर में। इसको शीतकालीन सत्र इसलिए कह देते हैं। तो आज की ये क्लास थी हमारी भारतीय संसद, और ये इसका पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 और आएगा भी, इसमें काफ़ी कुछ रह रहा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। उसके बाद हम जो संसदीय प्रणाली है वो हम आपको अलग से क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं उनको भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आपको मुझे लग रहा है काफ़ी पसंद आ रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग हैं और जो किसी वजह से कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो हमारे चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि फ्री में शिक्षा देना। तो और यही हमें हमेशा रहेगा। इस चैनल पर सब कुछ फ्री रहेगा हमेशा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियोस हैं इनको लाइक कीजिए, और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इसी रिक्वेस्ट के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।